हेलो स्टूडेंट्स, जैव विकास के क्रम में नेक्स्ट जो चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है ये, और इसको जैव विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के रूप में अपन जानते हैं। संश्लेषित सिद्धांत वास्तव में आधुनिक डार्विनवाद का ही एक नया रूप है। डार्विन को आपने पढ़ा, डार्विन के बारे में समझा, लामार्क के सिद्धांत को भी आपने देखा। उसी तरह से लामार्क और डार्विनवाद के सिद्धांत को देखते हुए और नियो डार्विनवाद के बाद लेटेस्ट जो प्रिंसिपल है एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, वो संश्लेषित सिद्धांत है, एनालिटिकल सिद्धांत इसको कहते हैं, जिसमें स्टेमिन्स और मायर नामक वैज्ञानिकों ने जैव विकास की जटिल प्रक्रिया के लिए अनेक कारक जो यूनिट है उनको रेस्पॉन्सिबल बताया। मुख्यतः निम्न प्रकार से इनका समावेश किया गया। पहला जो बिंदु था वो जैव समष्टि में जीन विभिन्नता, यानी बायोलॉजिकल जो पॉपुलेशन होती है उनमें जीन्स का वेरिएशंस की बात इन्होंने की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है। जीन समष्टि का मतलब बच्चों आपको पता है कि पॉपुलेशंस जो होती है उसमें अलग अलग जीन्स की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस को आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं और नई जाति का विकास होता है, और इन्हीं नई जातियों से जैव विकास को बल मिलता है, और ये जो जैव विकास की सतत प्रक्रिया जारी है। दूसरा जो पॉइंट है वो हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में बताया, जो जनसंख्या और विभिन्नताओं के बारे में बताता है। तीसरा जो बिंदु था वो आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण, आनुवांशिक वेरिएशंस के कारण के बारे में डिस्कस किया। और चौथा बिंदु था बिंदु उत्परिवर्तन और डॉट उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन जीन से रिलेटेड है, म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस के बहुत सारे प्रकार हैं। उन प्रकारों में बिंदु उत्परिवर्तन या डॉट उत्परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है म्यूटेशंस के बारे में। तो म्यूटेशंस के बारे में उन्होंने बताया। गुणसूत्रों की संख्या और संख्या में परिवर्तन के बारे का जो विषय है वो एनिप्लॉइडी यूप्लॉइडी के बारे में बताता है, और उसमें अलग अलग जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या घटना और बढ़ना, और उसके आधार पर जो परिवर्तन आते हैं संख्या के आधार पर। मनुष्य में जैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो टोटल 46 हैं, अगर 47 हो जाते हैं या 48 होते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ में कन्वर्ट होते हैं, रोगों का एक कारण बनते हैं, और वो रोग आनुवांशिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आप समझते होंगे कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से आइसोलेट हो जाती है किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो दूरी को लेकर के हो, समुद्र को लेकर के हो, या पहाड़ों को लेकर के हो, या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में हो, या अन्य भौगोलिक कारण हो सकता है। तो जो जातियाँ अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, आपस में मिलती नहीं हैं, तो उनके जीन पूल अलग अलग हो जाते हैं, उनका डीएनए जो अलग है वो अलग हो जाता है, और वो एक नई जाति में
बदल जाते हैं। तो पृथक्करण भी नई जाति का एक कारण हो सकता है कि आधुनिक जो संश्लेषित सिद्धांत के अंतर्गत पृथक्करण भी एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण हो सकता है। अनुकूलन की अनुक्रिया, नेक्स्ट है अनुकूलन। एडेप्टेशन जो होते हैं कि बहुत सी जातियाँ अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं, अनुकूलित कर लेती हैं कि उनके जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो उत्तरजीविता की ओर बढ़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को अनुकूलन बहुत बड़ा बल देता है और एडेप्टेशन के कारण ही जातियाँ अपने आप को उस वातावरण में एस्टेब्लिश कर पाती हैं, उस वातावरण में रह पाती हैं। शरीर में परिवर्तन होते हैं, अंदर भी परिवर्तन हो सकते हैं, ब्रेन में परिवर्तन हो जाते हैं, सीखने की कला उनमें विकसित हो जाती है, जीने की कला उनमें विकसित हो जाती है, भोजन आवास की व्यवस्था अपने अनुकूल कर लेते हैं। पानी में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलन अलग प्रकार से हैं, वायु के रहने वाले जंतुओं के अलग प्रकार से हैं, हम जो मानव हैं उनमें अनुकूलन अलग प्रकार से हैं। हमारे जो हाथ पैर व्यवस्थाएं और जो सिस्टम है हमारा, वो हमारे रहन सहन के अनुकूल है। हम दूसरे जंतुओं से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि वायु में उड़ने वाले जंतुओं के पंख होते हैं जो उनके अनुकूलन के योग्य हैं, उनका शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह का होता है और उसी अनुसार उनकी रिएक्शन भी होती है। तो अनुक्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो अनुक्रिया होना जैव विकास को पुश करता है, जैव विकास को बल इस क्रिया से मिलता है और जैव विकास की एक धुरी के रूप में यह अनुकूलन काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आनुवांशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो आनुवांशिक पुनर्संयोजन का मतलब ये होता है कि बहुत से डीएनए और जीन्स जो होते हैं वो उनका जो संयोजन है वो फिक्स नहीं होता, तो भिन्न भिन्न डीएनए या जीन्स के द्वारा उनका पुनर्संयोजन हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, रीस्ट्रक्चर हो जाता है। तो उस रीस्ट्रक्चर और रीसंयोजन के कारण नए गुण विकसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि माता पिता के गुणों से बच्चों में कुछ भिन्न गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, चाहे वो प्रकृति से अर्जित हों चाहे वो आनुवांशिक गुण हों। आनुवांशिक गुण माता पिता से जब जाते हैं तो एक जैसे नहीं होकर के उनमें अगर पुनर्संयोजन हो गया है तो बहुत प्योरीफाइड या सुपर प्योरीफाइड जो गुण उनमें आ जाते हैं और वो बहुत सुपरफिशियल व्यक्ति के रूप में वो जाना जाता है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। तो पुनर्संयोजन जो होता है वो भी नए गुणों का विकास करता है और नई जातियों का विकास इससे हो सकता है। नए गुणों का विकास होता है तो ये आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के अंतर्गत गिना जाएगा। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर अपने को वर्ण करती है, सिलेक्शन करती है। किन का सिलेक्शन करती है? जो इस प्रकृति को जीत सकते हों, अपने आप को रहने के काबिल बना सकते हों। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है कि जो इसको अपने अनुकूल अगर बनाते हैं, अपने आप को वातावरण में ढालते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, संघर्ष से जीते हैं, उनका ही प्रकृति वर्ण करती है। शेष इसमें अगर वो सक्सेस नहीं होते, वो इस लाइन से हट जाते हैं और प्रकृति उनका वर्ण नहीं करती और वो नष्ट हो जाते हैं और वो जातियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। उपरोक्त नियमों से स्पष्ट है कि विभिन्न जीवधारियों के जैव विकास में उपरोक्त सभी कारक एक साथ प्रभावी नहीं होते। स्थिति के अनुसार एक या अधिक कारकों से भिन्न भिन्न जातियां विकसित हुई हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो डार्विन का पेंजेनेसिस का सिद्धांत है। डार्विन ने सभी प्रकार की वंशागति को समझाने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें निम्न बिंदु शामिल थे।
शरीर की सभी दैहिक सेल्स अपनी सूक्ष्म प्रतिलिपि बना करके रुधिर में मुक्त करती हैं। इनको पेंजीन अथवा जेम्यूल्स कहते हैं। दूसरा सिद्धांत, ये जेम्यूल जनदों में गोनाड्स में माइग्रेट करके युग्मक निर्माण में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक युग्मक में उपस्थित ये पेंजीन विशिष्ट संरचना के निर्माण को कंट्रोल भी करते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कायिक सेल से उत्पन्न विभिन्नताएं जनन सेल्स तक पेंजीन के माध्यम से ट्रांसफर होती हैं और अंत में युग्मकों से संतानों में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस पेंजीन को भी डार्विन ने बताया। थैंक यू।